Hello everyone, welcome to DTLE Dream to Live Education। तो टुडेज टॉपिक इज़ रणथंबोर के चौहान। तो आज हम बात करने जाएंगे चौहान डायनेस्टी की, वो भी कहाँ के, रणथंबोर के चौहान की। इससे पहले मैंने शाकंभरी यानी सपादलक्ष के चौहान यानी शाकंभरी चौहान डायनेस्टी यानी वंश की चर्चा इससे पहले वाले पार्ट में करी है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उस लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए आज हम करते हैं इस एक नए टॉपिक की शुरुआत, चौहान डायनेस्टी में रणथंबोर की। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस सेशन की, इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत। तो देखिए, तो सबसे पहले इससे क्या क्या रिलेटेड एमसीक्यू और फैक्ट निकल के आते हैं, वन बाय वन उसको देखते चलते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था शाकंभरी के चौहान में, जो हमने जहाँ से ख़त्म किया था तराइन के युद्ध पे, हमने उसको ख़त्म किया था 1192 यानी 1192 में जो तराइन का सेकेंड वॉर होता है। जब तराइन का सेकेंड वॉर हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ तो अब जो निर्णायक युद्ध हुआ था उसके बाद, तो उसके बाद क्या हुआ, 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था, इटावा के निकट जयचंद गढ़वाल को। वहीं जयचंद गढ़वाल जिसने इसका साथ दिया था सेकेंड वॉर में तराइन के, और की मदद से ये सेकेंड वॉर जो 1192 में जीतता है, और फिर बाद में फिर जयचंद को ये हरा देता है किस में, 1194 में चंदवार युद्ध में, है ना। तो बात की जाए यहाँ तो शाकंभरी चौहान की वहाँ पे समाप्त हुआ था। अब बात करते हैं रणथंबोर के चौहान की। तो ये जो अपना पृथ्वीराज चौहान था जो लास्ट में हमने पढ़ा था, तो उसी का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है गोविंद राज। गोविंद राज उसका पुत्र होता है किसका, पीवी थर्ड यानी कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड का जो पुत्र है उसका नाम है गोविंद राज। वो क्या करता है, वो एक नए वंश की नींव डालता है। कहाँ पे, रणथंबोर। और रणथंबोर आपका कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। गोविंद राज क्या करता है, रणथंबोर में 1194 ईस्वी में रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। गोविंद राज जो कि पीवी थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र होता है और स्थापना कर देता है रणथंबोर में। किसकी, रणथंबोर में चौहान वंश की। कहाँ पर है ये, सवाई माधोपुर में। ओके, तो देखिए सवाई माधोपुर में एक जगह है जिसका नाम है रणथंबोर। वहाँ पे रणथंबोर एक और चीज़ के लिए फेमस है। किसके लिए, एक तो यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। क्या है यहाँ पे, नेशनल पार्क। राजस्थान का जो पहला नेशनल पार्क है वो रणथंबोर में, यानी सबसे जो पुराना नेशनल पार्क है राजस्थान का वो कहाँ है, रणथंबोर में। ओके, ठीक है। तो गोविंद राज के द्वारा स्थापना कर दी जाती है 1194 में। देखिए, तो वहाँ पे जो दुर्ग बना है, जो गिरी दुर्ग है, जो पहाड़ पे बना हुआ है, ऊंचाई पे बना हुआ है, इसे कहा गया, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया है, तो उसका आंसर क्या है, झाइन दुर्ग। देखिए क्या होता था पुराने टाइम में, क्या होता था, एक मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई दुर्ग बना होता था तो उस दुर्ग को जीतने का एक रास्ता हुआ करता था, तो उसके रास्ते में एक दुर्ग बना दिया जाता था जिसमें सारे उनके सैनिक रहते थे, सारे साजो सामान, उनके युद्ध के सारे सामान रहते थे। मतलब इस पर कब्जा कर लिया तो समझो दुर्ग पे कब्जा हो गया, तो इसको कुंजी कहा गया था। किसको, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, झाइन दुर्ग। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक तो आपको गोविंद राज याद रखना है, क्या कि गोविंद राज ने किसकी स्थापना करी, रणथंबोर में। कौन से ईयर में, 1194 में। और कौन सा दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा गया है, झाइन दुर्ग को, झाइन दुर्ग। ओके, तो देखिए और देखिए इसके बारे में और क्या बातें हैं। इसके अलावा अगर रणथंबोर चौहान की बात की जाए तो उसमें सबसे फेमस जो प्रतापी शासक था, जो सबसे सर्वोपरि था, तो वो था आपका हमीर देव। हमीर देव जिसका शासन 1282 से 1301 ईस्वी तक रहता है। 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है इसको। रणथंबोर के शासकों में सर्वोपरि है कौन, हमीर देव, है ना। राजा तो बहुत हुए लेकिन उनमें से सबसे फेमस जो हुआ है वो हुआ है रणथंबोर में हमीर देव। ओके, 16 युद्धों का विजेता। इसने अपने जीवन काल में टोटल 17 युद्ध लड़ता है जिसमें से 16 जीतता है। अंतिम युद्ध में इसकी हार होती है और वो वीर गति को प्राप्त होता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी AK के साथ लड़ाई होती है इसके साथ, है ना। AK, उससे पहले आता है JK, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इसका चाचा था, यानी ये उसका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए वन बाय वन इसके स्टेप्स में क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके जानकारी स्रोत क्या क्या है। ये जानकारी किससे मिलती है कि हमीर देव ने यहाँ पे शासन किया था, ये 16 युद्धों का विजेता है। ये सारी जानकारी को मिलती है हमीर महाकाव्य, ये जो कुछ ग्रंथ हैं, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट। पेपर में इसके ये जो ग्रंथ है ये काफ़ी बार पूछे जाएंगे कि ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं, किसने लिखे गए।
तो हमीर महाकाव्य की बात की जाए तो ये लिखा है आपका नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? हमीर महाकाव्य। हमीर रासो ये आपका लिखा गया है जोधराज के द्वारा, जोधराज के द्वारा, जोधराज के द्वारा लिखा गया है क्या? हमीर रासो। और हमीर हट आपका लिखा गया है चंद्रशेखर के द्वारा, चंद्रशेखर के द्वारा। तो देखिए, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि तीनों में हमीर हमीर हमीर, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट। तो उसको याद करने के लिए किस तरह से याद किया जाता है? देखिए, महान, ठीक है, हमीर महाकाव्य, महा यानी महान। तो देखिए, सूरज चांद भी काफ़ी महान होते हैं, बड़े हैं। तो देखिए, तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयन चंद्र, चंद्र यानी चंद्रमा। तो नयन चंद्र सूरी इस तरह से रिलेट करके याद किया जा सकता है कि हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है। इसी तरीके से हमीर हट किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने। तो देखिए, चंद्रशेखर क्या था? एक हटी थे, ये उनका हटी था कि वो कभी भी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि किसके द्वारा रचित है? चंद्रशेखर के बाद। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, हमीर रासो किसके द्वारा रचित है? जोधराज। बाकी अपने आप आपको माइंड में याद हो जाएगा कि हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी द्वारा और हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा रचित है। ओके, तो देखिए, इससे रिलेटेड और क्या बातें हैं। तो देखिए, इसने क्या क्या, इसकी जानकारी क्या क्या है। तो देखिए, तो सबसे पहले बात किया है तो हमीर देव जो है, हमीर देव के पिता का नाम था जैत्र सिंह। इसके पिता का नाम है जैत्र सिंह और अपने पिता, ये जैत्र सिंह है आपका, जय सिंह नहीं है, इसका नाम है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, इसकी माँ का नाम था हीरा देवी। इसका एक घोड़ा भी था जिसका नाम है बादल। ओके, ताकि जैत्र सिंह के जो इन्होंने 32 साल का शासन किया था, तो वहाँ पे उसने 32 खंभों की छतरी बना दी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इसने 32 खंभों की छतरी क्यों बनाई थी? क्योंकि 32 साल शासन किया था, और जो जहाँ छतरी बनाई है वो वहीं पे ही उसके जो पिता थे यानी जैत्र सिंह, वहीं पे बैठ के लोगों की जो भी उनकी समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन निकालते थे। तो इसलिए उन्होंने उनकी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई। एक पद्मला तालाब भी का भी निर्माण बनाया जो दुर्ग के अंदर ही है। ये वहीं दुर्ग है रणथंभौर, जहाँ पे गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर भी है। ओके, और इस दुर्ग की खासियत है, यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं। गणेश जी का मंदिर मिलेगा, तालाब भी है यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यहीं है, जैन मंदिर भी यहीं है, और एक मस्जिद भी है यहाँ पे। क्लियर? ओके, पद्मला ये इनकी पुत्री का नाम था। तो देखिए, और क्या निकल के आता है इसके, और इन्होंने क्या किया था? एक इन्होंने यज्ञ कराया था, कोटि यज्ञ। एक और जानकारी निकलती है, कोटि यज्ञ, एक यज्ञ कराया था। जैसे पुराने टाइम में पहले के राजा महाराजा ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया करते थे, उसी से मिलता जुलता ही एक यज्ञ विश्व रूप के द्वारा ही कराया गया था। ये उसके दरबार का ही पंडित था। ओके, ठीक है। और देखिए, अब देखिए, हमीर देव के समकालीन कौन था? जेके, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। उस वक्त दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। उसकी नीति क्या थी? साम्राज्यवादी की नीति थी। तो ऑब्वियसली वो सबके लगभग सारे हिंदुस्तान को जीतने की उसने कोशिश करी। तो उसी में से एक किला महत्वपूर्ण था। कौन सा? ये रणथंभौर का किला। क्यों महत्वपूर्ण था? इसके बारे में एक बात की जाती है, क्योंकि ये किला बख्तरबंद है। अबुल फजल इसके लिए क्या कहता है? अबुल फजल इस किले के बारे में क्या कहता है कि हिंदुस्तान के बाकी किले तो नंगे हैं, पर यहीं एक जिला बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब उसको कपड़े पहना रखा है, यानी इस जिले की खासियत है ये दूर से नहीं दिखाई देता, जब इसके पास जाया जाता है तो दिखाई देता है, मतलब ये कहीं छुपा रहता है, इस तरीके रहता है। इसीलिए अबुल फजल इसके लिए बारे में क्या बोलता है कि राजस्थान के बाकी किले तो नंगे हैं, पर ये किला बख्तरबंद है। किसके लिए कहा गया था? रणथंभौर के किले के लिए कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया था। तो ऑब्वियसली जलालुद्दीन खिलजी की नज़र इस पर रहती है, इसके खजाने की लूट पे, इस किले की जो महत्व है उसके लिए वजह से इस पर आक्रमण करता है, और कई दिन तक डेरा डाल के बताया इस झाइन दुर्ग जो उसकी कुंजी कहलाता है। किसकी? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है झाइन दुर्ग, और यहाँ पे डेरा डाल के बैठ जाता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। बट वो काफ़ी दिन तक, लेकिन वो इसकी अभेद्यता, इसकी तैयारी देख के जलालुद्दीन खिलजी ने कब पहले आक्रमण किया? 1291 में किया, फिर 1292, यानी 2 बार आता है। पहली बार कोशिश करता है, 2 बार कोशिश करता है, रणथंभौर पर आक्रमण की कोशिश करता है और झाइन दुर्ग में डेरा जमा के बैठ जाता है ना। लेकिन उसकी अभेद्यता और हमीर की तैयारियों से घबरा कर वापस लौट जाता है। पहली फुर्सत में निकाल, जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। कि बोलता है कि यार नहीं यार बहुत हो गया, और एक डायलॉग मार के चला जाता है क्या, और गुस्से में बोलता है कि यार ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा डायलॉग मार के फिर चला जाता है, और फिर कभी इस पर आक्रमण नहीं करता है। और फिर जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा रहता है,
जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो फिर उसकी उसकी भी महत्वाकांक्षा रहती है कि वो दिल्ली का बादशाह बने, और वो अपने रास्ते से जलालुद्दीन खिलजी जो उसका चाचा होता है उसको अपने रास्ते से हटाता है और दिल्ली का एक बार सुल्तान बनता है। अब कौन बनता है? अलाउद्दीन खिलजी। जो हमीर देव होता है अब राजस्थान, अब दिल्ली का सुल्तान हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, और फिर वो इस पर आक्रमण करता है। कब? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में इस पर आक्रमण करता है। इसमें आक्रमण करने के क्या क्या महत्वपूर्ण कारण हैं? एक तो था जलालुद्दीन खिलजी का बदला। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी भी इस पर आक्रमण करना चाहता है और इसको नहीं जीत पाता है, और डायलॉग मार के जाता है कि ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं मानता। एक तो वो कारण था, हालांकि ये कोई खास कारण नहीं। क्यों? क्योंकि खुद ने इसकी हत्या करी थी, तो ये तो एक बात होगी। हाँ, एक कारण भले ही कह सकते हैं आप इसको कि साम्राज्यवादी नीति जो कि हर राजा की रही थी उस टाइम के, साम्राज्य नीति थी साम्राज्यवादी कि यार अपना साम्राज्य बढ़ाया जाए इस तरीके से। और एक था इसने टैक्स देना बंद कर दिया था। किसने? हमीर देव ने, कि मना कर दिया था कि अब भैया टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये भी कारण था। लेकिन जो सबसे मेन कारण है, जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, तो वो कारण है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को इसने शरण दी थी। अब ये मोहम्मद शाह कौन है? मोहम्मद शाह को शरण कौन देता है? ये हमीर देव। ये मोहम्मद शाह वही हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका नाम है, अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम होती है मराठा बेगम। क्या नाम है जिसका? मराठा बेगम, जिसका नाम होता है मराठा बेगम, जिसे चिमना बाई भी बोलते हैं या चिमना बानो। अब जो चिमना है, जो उसकी वाइफ थी, अब चिमना और मोहम्मद शाह के बीच में रहता है अफेयर, और इस करंट अफेयर की जानकारी हो जाती है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। चलो, अफेयर तो चल रहा है, और साथ ही साथ ये दोनों ने ये भी ये दोनों, और साथ ही साथ उसको ये भी जानकारी पता चल जाती है कि ये मुझे मारने भी वाले हैं, यानी मेरी इसको मारने का प्लान तक बना चुके होते हैं मोहम्मद शाह और चिमना बाई। लेकिन ये बात किसको पता चल की होती है? इसको इसके सूत्रों के द्वारा पता चल जाती है कि यार ये मोहम्मद शाह मारने वाला है। कि तो फिर अब ये बात इसको भी पता चल गई कि ये बात बादशाह को पता चल गई। तो फिर ये भागता है कहाँ, और शरण में जाता है किसकी? हमीर देव की शरण में जाता है। तो मेन कारण क्या है? मोहम्मद शाह के कारण। और सबसे बड़ी बात, हमीर देव ने बोला कि यार जो मेरी शरण में आया तो मैं तो उसकी तो रक्षा करूँगा, अपना परंपरा को निभाने की कोशिश करता है, तो ठीक है। तो ये कारण है मेन युद्ध का कारण। ओके, तो इनके युद्ध होता है। लेकिन इस बार इस युद्ध में जो 17, ये इसका 17वां युद्ध होता है, यानी इसे 16 युद्धों का विजेता कहता है। इसने अपने जीवन काल में 17 युद्ध में लड़ा, जिसमें से 16 युद्ध जीता, और अंतिम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। कौन? हमीर देव। और हम इसकी युद्ध में हार का कारण रहता है विश्वासघात। और विश्वासघात कौन करता है? इसके 2 सेनापति, इसके 2 रक्षक, इसके द्वारपाल भी रहते हैं, जिनसे एक का नाम रहता है रणमल और रतिपाल, जो उसे धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। रणमल एंड रतिपाल। ये क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी इसको अपने वश में कर लेता है, मतलब इसको लालच दे देता है, और ये दोनों इसकी बातों में आते हैं कि भैया तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें ये जो दुर्ग है मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो इसकी बातों में आ जाते हैं, और रणमल रतिपाल के विश्वासघात के कारण हमीर देव की हार होती है इस युद्ध में। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रणथंभौर के युद्ध में इसके 2 जो सेनापति थे, एक तो उल्गू खां और नुसरत खां। कौन? उल्गू खां था, अलप खां था, नुसरत खां, जो उसके युद्ध में लड़े थे, जो उसके साथ युद्ध में लड़ते थे, अलप खां और एक नुसरत खां। लेकिन जब ये युद्ध जीतते हैं तो ये किला किसको सौंप के जाते हैं? वो उल्गू खां को सौंप के जाते हैं। क्यों सौंपते हैं? गए तो ये भी थे बाकी, लेकिन नुसरत खां उस युद्ध में मारा जाता है। तो उल्गू खां को ये किला सौंप के जाता है। कौन सा? रणथंभौर का किला। क्लियर? तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो याद करने वाला, कि आक्रमण कब हुआ? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। रंगदेवी के नेतृत्व में जौहर होता है, जो विश्वासघाती थे रणमल और रतिपाल, और ये किला उसके बाद किसे सौंप दिया जाता है? उलुग खां को सौंप दिया जाता है युद्ध जीतने के पश्चात। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें निकल के आते हैं। तो रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण एकदम से फिर ये युद्ध एकदम से पासा पलट जाता है। रणथंभौर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया जाता है, यानी उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इस युद्ध में उसके साथ में अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो के बारे में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं, तो एक बार अमीर खुसरो के बारे में भी लिख लिया जाता है। अमीर खुसरो ने इस युद्ध के विजय के बाद ही बोला था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। ओके,
अमीर खुसरो मध्यकालीन संगीत परंपरा का संस्थापक माना जाता है और इसने कुछ आविष्कार भी किए थे, जैसे तबला, सितार, कव्वाली और साजगिरी इसी के द्वारा इजाद किए गए थे। ये सितार हुए, जो तबला, जो अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे, है ना, जो कव्वाली लिखना, गाना, ये सब इसी के द्वारा ही इजाद किए गए थे। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। इसके द्वारा कोई खास दो रचना इंपॉर्टेंट है। एक तो तुगलकनामा, जो आप सभी जानते हैं। एक है खजायन उल फुतू। खजायन उल फुतू किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। और देखिए, इसके अलावा इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे सबके हिंदी या हिंदी की तूती और तोताए हिंद। किसके ये उपनाम हैं? अमीर खुसरो के। और हाँ, इससे पहले जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि बाकी दुर्ग सभी नंगे हैं, ये तो बख्तरबंद है, ये अबुल फजल ने कहा था और ये अमीर खुसरो है। जो शुरुआत में बोला था उसके लिए, जब जलालुद्दीन खिलजी फर्स्ट टाइम जब युद्ध करने आता है 1299, 1291 और 92 में, तब अबुल फजल ने कहा था कि हिंदुस्तान के सब बाकी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। वो अबुल फजल और ये अमीर खुसरो, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा और देखिए, रणथंभौर के युद्ध के समय ये साथ था, ये आपको पहले बता दिया जा चुका है कि रणथंभौर विजय के बाद ही इसने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है। इसी युद्ध के साथ हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों का राज्य भी समाप्त हो जाता है। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ गाइस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।